अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ज़रा पहले एक एक्सप्लेनेशन आपको दे दी। 2 दिन से आपने देखा होगा वीलॉग्स नहीं हो रहे और वही पुरानी वजह है कि मैं नहीं था यहाँ पे, लाहौर में नहीं था और 2 दिन की छुट्टियों के लिए ज़रा पहाड़ों की तरफ गया था। मेरी जो कमज़ोरी है वो उसकी वजह से, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से जो सिलसिला चल रहा था और आने वाले जो चंद महीने हैं वो काफ़ी टेंशन से भरपूर होने वाले हैं सियासी तौर पे, और मुझे पता है मेरा काम बहुत बढ़ जाना है और इस वजह से ज़रा थोड़ा सा सिर्फ दोस्तों के साथ को मेंटल सुकून के लिए जो है मैं लाहौर से बाहर गया हुआ था। इस वजह से वीलॉग्स नहीं हो रहे थे। आज ही वापस आया और आते साथ ही पता लगा कि जनाब, और मैंने अपने आप को बिल्कुल कट ऑफ किया हुआ था, बिल्कुल मैं सियासी मामलात के ऊपर ना कोई नज़र रखे हुए था ना कुछ। वापस आके अलबत्ता मैंने सारा फॉलोअप किया है, सियालकोट के अंदर जो कुछ हुआ और इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं, ये सारी चीज़ें मैंने फॉलोअप की हैं। लेकिन आते साथ ही जैसे ही मैं लाहौर पहुंचा तो पता लगा जनाब आज माशाल्लाह 3 जलसे होने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और नून लीग भी। तो नून लीग ने जो है वो गुजरात में जलसा किया, मुस्लिम लीग नून ने गुजरात के अंदर जलसा किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची के अंदर जलसा किया। सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना खिताब जो है वो शुरू किया। उसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट बात, जो मैं ज़्यादा जलसों में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट खबर मैंने आपको इस वीलॉग के आखिर में देनी है, वो मैं सबसे एंड पे मैं बात करूँगा। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने एक जो बात कही, उन्होंने कहा कि जी ये सिलेक्टेड और सिलेक्टर की उन्होंने बात, सिलेक्टेड की बात की। उन्होंने कहा कि जी ये कहते हैं कि जी ये बार बार कहते हैं कि जी मेरे खिलाफ साजिश जो है वाइट हाउस से हुई है, तो आपके खिलाफ साजिश वाइट हाउस से नहीं हुई बल्कि बिलावल हाउस से हुई है। उसके बाद इमरान खान साहब ने फैसलाबाद के अंदर जो है वो अपना तकरीर का आगाज़ किया और फैसलाबाद एक ज़रा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है उसमें, तो एक तो फ़ारूक हबीब साहब फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और शहबाज गिल साहब सुनने में आ रहा है कि अगला इलेक्शन उसी एरिया से लड़ने का इरादा रखते हैं। राजा रियाज जो एक्चुअली एक मतलब मुनरिफ अरकान में से एक हैं, उनका ताल्लुक़ भी फैसलाबाद से। तो फैसलाबाद में ये देखना बड़ा ज़रूरी था कि कैसा क्राउड आता है, क्या रिस्पॉन्स होता है। तो मेरे ख्याल में जस्ट लाइक प्रीवियस ऑल जलसाज, ये भी एक अच्छा जलसा इमरान खान साहब ने किया। अच्छा चार्ज क्राउड था, फैमिलीज वहाँ पे आई हुई थी। इट वाज अ गुड शो, यू हैव टू से दैट। अच्छा, अब तकरीर के हवाले से जहाँ तक बात है तो 8 बज के तकरीबन 21 मिनट के ऊपर उन्होंने तकरीर का आगाज़ किया। क्योंकि फैसलाबाद के क्राउड से मुखातिब थे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब मैं आया तो यहाँ पे बेरोज़गारी थी और टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो अपनी इंडस्ट्रीज़ बंद करके उसको हाउसिंग सोसाइटीज़ में कन्वर्ट कर रहा था। लेकिन फिर हमने आके जो है वो फैसलाबाद के अंदर एक्सपोर्ट्स हमने बढ़ाई और यहाँ पे माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम होना शुरू हो गया। ये एक्चुअली बात उनकी ठीक है और ख़ास तौर पे जो कोविड का जो टाइम था, कोविड के दौरान जो है वो एक्सपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ की इस एरिया के अंदर और उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि इंटरनेशनल मार्केट्स में कई जगहों के ऊपर वो मार्केट्स जो नॉर्मली हमसे बेहतर एक्सपोर्ट्स करती हैं टेक्सटाइल की, उनको भी कोविड की वजह से अपने आप को बंद करना पड़ा। लेकिन हमारे यहाँ पे चूँकि कोविड ने उस तरह इफेक्ट नहीं किया था तो हमारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो जल्दी निस्बतन खुल गई और काफ़ी ऑर्डर्स आना शुरू हुए और काफ़ी मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट्स ठीक हुई, जाना शुरू हुई। तो एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग की बात सही है, लेकिन उसके अंदर ये फैक्टर्स भी जो है वो काउंट करते हैं। और उसके बाद उन्होंने ख़वातीन के हवाले से उन्होंने कहा कि मेरी बहनों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे आई हुई है। रिसेंटली इज़ एक्चुअली स्टार्टेड सेइंग दिस, व्हिच इज़ अ गुड जेस्चर कि जी ख़वातीन को भी एड्रेस करते हैं, बहनों का जिक्र करते हैं। अच्छी बात है, मतलब वो एक बड़ा साइजेबल क्राउड जो है वो इमरान खान साहब के जलसों में आता है, तो अच्छी बात है कि आपको उनको भी एड्रेस करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद की कॉल की तैयारी कीजिएगा, देख लीजिए गर्मी है लेकिन अगर इमरान खान को गर्मी नहीं लगती तो नौजवानों को भी नहीं लगेगी, वो भी वहाँ पर ज़रूर आएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हुकूमत आई है लेकिन इनसे हुकूमत संभल नहीं रही। मैं मीडिया के लोगों से कहता हूँ कि जाएँ जाके क्यों नहीं पूछ रहे कि जी आज टमाटर कितने का है, मुर्गी कितने की है। और मीडिया को बेसिकली वही जिस तरह मैंने आपको कहा है कि इनकी पुरानी कोशिश है कि इन्होंने बार बार मीडिया को टारगेट करना है और मीडिया को डिसक्रेडिट करने की कोशिश करनी है। तो दिस इज़ वन ऑफ हिज वे, ये अपनी हर तकरीर के अंदर मीडिया के हवाले से ज़रूर कहेंगे। और उन्होंने कहा टमाटर आज कितना हो चुका है, मुर्गी कितनी हो चुकी है। ये जहाँ भी जाएंगे इनको 2 लफ्ज़ जो हैं वो सुनने को मिलेंगे, चोर और गद्दार। गद्दार वाला वही, आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट इट, ये वाला जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके बाद दोबारा उन्होंने सवाल किया कि गर्मी तो नहीं लग रही ना। उसके बाद अल्लामा इकबाल का एक उन्होंने शेर कहा, गुलामी से बेहतर मौत है। और उसके बाद इन्होंने कहा कि बंद कमरों में जो है वो साजिश हो रही थी। हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो मीडिया ने भी पूरी कोशिश की कि इनकी हुकूमत जो है वो ख़त्म कर दी जाए। फिर उसके बाद कोरोना आया तो हम कोरोना से भी निकल गए।
और हमने मीशत भी ठीक कर दी। अब ये ज़ाहिर बात है, मीशत कितनी को ठीक कर दी, वो हम आज की जो सूरत हाल देख रहे हैं उसमें इमरान खान साहब की भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने मीशत पूरी तरह ठीक कर दी। हाँ, चंद एरियाज़ हैं जहाँ पे एक्चुअली इनकी परफॉर्मेंस जो है वो मैटर करती है, कि वहाँ पे एक अच्छी परफॉर्मेंस थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि चलो इसको रास्ते से ही हटा दो, और अमेरिका ने भी हमें फिर धमकी दी, और उन्होंने कहा वही रेपिटेशन कि जी हम सब कुछ माफ़ कर देंगे और तुम होते कौन हो हमें माफ़ करने वाले। और फिर मीर सादिक और मीर जाफरों की वजह से जो है इन चोरों को मुसल्लत कर दिया गया, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक केस चल रहा हो और वो सीएम और पीएम जो है वो बन जाए। अब वैसे टेक्निकली स्पीकिंग ये गलत है, क्योंकि इमरान खान साहब के अपने ऊपर भी केस चल रहा था जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, इनके ऊपर पीटीवी हमला केस चल रहा था, तो टेक्निकली स्पीकिंग ही इज़ रॉन्ग। लेकिन फिर बाद में जाकर उन्होंने कहा कि करप्शन के केसेस जो हैं वो इनके ऊपर चल रहे थे, और कहाँ होता है, पूरी दुनिया में होता है, ऐसी बात नहीं है। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे इस तरह के वाक़यात होते हैं कि उन लोगों के ऊपर केसेस चल रहे हैं और करप्शन के एक्चुअली केसेस चल रहे हैं। लेकिन करप्शन का केस चलने का मतलब कतई तौर पे ये नहीं होता कि वो करप्शन का मुजरिम भी डिक्लेयर हो गया। आगे चल के अगर हो जाए तो बिल्कुल उसको हट जाना चाहिए, लेकिन केसेस चलते हैं। आइडियल, अलबत्ता ये ज़रूर है कि आइडियल वर्ल्ड के अंदर इस तरह होना नहीं चाहिए। अगर आपके पास ऊपर केसेस चल रहे हैं तो अपने आप को पहले केसेस से क्लियर करें, लेकिन ये पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने कहा जी FIA के लोगों को हटाया जा रहा है। डॉक्टर रिजवान और डॉक्टर नुमान असगर का उन्होंने नाम लिया कि जी उनको हार्ट अटैक हो गया। उन्होंने कहा कि मैं आपको आगे चल के मैं बताऊंगा कि मैं आपको उस जहर के बारे में बताऊंगा जो खाने में डालते हैं तो उससे दिल का दौरा पड़ जाता है। अच्छा, ये जो इन्होंने बात कही ना, ये पर्टिकुलर जहर की, कि जी ये एक ऐसा जहर है, ये बेसिकली एक फ़िल्म आई थी तांडव रिसेंटली, वो एक सॉरी फिल्म नहीं थी, एक टीवी सीरीज़ थी। उसके अंदर भी एक्चुअली यही होता है कि एक सियासतदान होता है और उसको इस किस्म का एक जहर दे दिया जाता है कि वो हार्ट अटैक उससे हो जाता है। अब ये पता नहीं उसी रेफरेंस में बात कर रहे थे, और ये क्यों इस तरह की एक उन्होंने बात कही है, इसका कोई सबूत है या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जी इस किस्म का एक जहर भी है। तो मैं अपनी अदलिया को कहूँगा कि वो इस मामले का सुओ मोटो नोटिस लें और इसकी पूरी तहकीकात करें। सुओ मोटो नोटिस क्या लेना है, आप खुद चले जाएँ सुप्रीम कोर्ट, जहाँ जाके एक पिटिशन फाइल कर दें। एक कागज़ ही आपने बनाना है ना, आपकी पूरी लीगल टीम, बाबर अवान साहब हो गए, अजहर सिद्दीक साहब हो गए, और बड़े लॉयर्स आपके पास हैं, उनसे कहे जाके पिटिशन फाइल करें। अगर आपके पास कोई ऐसे सबूत हैं कि जी इन लोगों को खुदा न खास्ता ऐसा कोई जहर दिया गया है जिसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ है, आप खुद कर देंगे। इसको सियासत के तौर पे क्या इस्तेमाल करना, अपने जलसों के अंदर खड़े होकर बार बार इस किस्म की बातें करना जिसका कोई सर नहीं है, कोई पैर नहीं है, कोई सबूत नहीं है आपके पास। तो मतलब वो उन लोगों की जो मौत हुई है उनकी फैमिली की तरफ से अब तक कोई ऐसी बात नहीं आ रही, लेकिन इस पॉइंट को बार बार अपने जलसों के अंदर बात की जा रही है। पहले तो ये कहा कि जी ये क्यों हुआ, और उसके बाद फिर ये कहा कि जी ये अब कोई एक ऐसा जहर भी है। ओ भाई, आपके पास कोई ऐसा सबूत है कि कोई ऐसा जहर इस्तेमाल हुआ है? लेकिन खैर उन्होंने कह दिया। उसके बाद तो फिर दोबारा उन्होंने वही रिपीट की, उन्होंने बात की जी अगर आपने इन लोगों, ऐसे लोगों को, बड़े डाकुओं को जो है अगर जेलों में नहीं डालना तो फिर वो जो बाकी छोटे चोर डाकू हैं आप उनको भी बाहर निकाल दें। तो ये उन्होंने बात की। ये तो इमरान खान साहब की बात थी। उसके बाद मरीम नवाज़ ने जो है वो तकरीबन कोई इनकी तकरीर ख़त्म होने के बाद कोई 9:05 के ऊपर गुजरात के अंदर जो है अपनी तकरीर का आगाज़ किया, और उसके बाद हमजा शहबाज भी जो है उन्होंने भी अपनी तकरीर का आगाज़ किया। पहले मरीम नवाज़ आई, उसके बाद हमजा शहबाज आए। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात जो गुजरात के हवाले से ये है कि आप जानते हैं कि गुजरात जो है ना वो चौधरीयों का गढ़ है। अब चौधरीयों के गढ़ में जाके जो इन्होंने आज जलसा किया वो मेरे ख्याल में एक अच्छा जलसा था मुस्लिम लीग नून का। अगर आप इनको कंपेयर करें, मरीम नवाज़ ने जो स्वाबी के अंदर जो जलसा किया था उसके कंपैरिजन में दिस वाज अ वेरी गुड क्राउड। और मैं, जाहिर बात है आपका होम प्रोविंस है आपका पंजाब के अंदर, इवन दो चौधरीयों के एरिया में आप गए हुए थे, लेकिन फिर भी एक साइजेबल, एक अच्छा क्राउड था। तो आज दोनों ही जलसे, जो फैसलाबाद में हुए और जो गुजरात के अंदर हुए, दोनों मेरे ख्याल में अपनी अपनी पार्टियों के अच्छे जलसे हुए हैं। और इसके अंदर जो है वो जाहिर बात है हमजा शहबाज भी थे, मरीम नवाज़ भी थी। मैं क्विकली मरीम नवाज़ के जो उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा कि एक तो गर्मी के हवाले से उन्होंने कहा कि गर्मी तो काफ़ी है, लेकिन मैं फिर भी शुक्रिया अदा करूँगी तमाम लोगों का जो यहाँ पे आए। तो उन्होंने कहा कि जी मेरा दिल तो नहीं चाहता मैं इमरान खान का नाम लूँ, लेकिन ये फितना है, ये नौसरबाज है, ये झूठा है, मुझे इसका नाम लेना पड़ेगा। और मैं एक माँ होने के नाते, एक बेटी होने के नाते मुझे इस फितने का नाम लेना पड़ेगा। मुझे बताना पड़ेगा लोगों को कि ये किस किस्म का इंसान है।
हाँ, उन्होंने कहा इसको देखकर याद आता है कि वो आपने बचपन के अंदर ऐसे बच्चे देखे होंगे जो सारा सारा साल जो है इम्तिहान की तैयारी नहीं करते, और जब इम्तिहान आता है तो फिर वो कहते हैं जी अम्मी मेरा पेट ख़राब हो गया है, अम्मी मुझे बुखार हो गया है, मुझे ज़ुकाम हो गया है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो इसका भी यही वाला हाल है कि परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अब जब इम्तिहान की बारी आई है तो फिर ये सारी सूरत हाल जो है वो बहाने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा जी पहले तो जाली खत आया था, उसके बाद बैनुल-अक़वामी साजिश आ गई, फिर कहता है कि मुझे कत्ल करने की साजिश हो रही है। इमरान खान साहब ने जो बेसिकली कल सियालकोट के जलसे के अंदर ये बात कही थी। तो उन्होंने कहा कि जब तक हुकूमत में थे तो कुछ नहीं था, और उसके बाद रिपोर्ट कार्ड जब मांगी गई तो कहते हैं कि कुछ नहीं है, कारकर्दगी ज़ीरो है। ख़ास तौर पे उन्होंने कहा ZERO, और उन्होंने कहा कि हाँ, फिर उन्होंने कहा कि जी आपने कहा कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी है, तो अल्लाह ना करे, हम ये कहते हैं कि अल्लाह ना करे, अपने बदतरीन दुश्मन के हवाले से भी हम ये कहते हैं कि उसकी जान को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि बाद में किसी हादसे का इंतज़ार क्यों करना, बाद में क्यों वीडियो लेकर आनी, आप अभी वीडियो लेकर आएँ, बताएं लोगों को आपने उस वीडियो में क्या रिकॉर्ड किया हुआ है। और नवाज़ शरीफ, मैं चाहती हूँ कि तुम ज़िंदा रहो और नवाज़ शरीफ की कामयाबियाँ जो हैं वो तुम देखते रहो। तुम्हें सिक्योरिटी दी जाएगी, और शहबाज शरीफ से ज़्यादा नवाज़ शरीफ जो है वो तुम्हें सिक्योरिटी देगा। उन्होंने कहा कि जिसका तुम पंखा बंद करने की बात करते थे और तुम्हारी वजह से उनकी जान को ख़तरा हुआ था, यानी नवाज़ शरीफ साहब की प्लेटलेट्स की वो बात कर रही थी, तो वो ही शख्स जो है वो तुम्हें सिक्योरिटी ज़रूर देगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये वही नवाज़ शरीफ है जो तो जब तुम गिरे थे नीचे, ये बेसिकली 2018 के इलेक्शन से 2013 के इलेक्शन से पहले जब वो नीचे गिर गए थे, लिफ्ट से नीचे गिर गए थे जब स्टेज की तरफ जा रहे थे, तो उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे शौकत खानम में, तो फिर नवाज़ शरीफ साहब उनसे मिलने के लिए गए थे। हाँ, उन्होंने कहा कि तुमने कहा कि खाने में जो है कोई जहर मिला सकता है, तो अगर तुम्हारे खाने में कोई जहर मिलाएगा तो या तो तुम्हारा अपना घर वाला कोई हो सकता है या कोई किचन वाला हो सकता है जो ये करे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बड़ी मुसीबत से जो है वो इसकी तकरीर सुनती हूँ, ये डॉलर महंगा हो गया, महंगाई बढ़ गई, इसकी 4 साल बाद इसकी याददाश्त जो है वापस आ गई है। ये इमरान खान है जिसने डॉलर जो है वो 105 से 190 रुपए के ऊपर पहुँचाया। ये टेक्निकली स्पीकिंग ये गलत है। इमरान खान साहब ने डॉलर 105 नहीं, इमरान खान साहब को डॉलर एक्चुअली 123 रुपये का मिला था। हाँ, अलबत्ता ये है कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर ही इनके आखिरी दिन था गालबन, तब तक डॉलर ने जाके 190-192 रुपये टच किया था, और उसके बाद फिर दोबारा ड्रॉप हुआ था, अब दोबारा ऊपर चढ़ गया है, बल्कि उससे भी ऊपर जा चुका है, 190 से भी ऊपर जा चुका है। सो ये जो 123 से लेके, मैं इसको 123 ही काउंट करूँगा, 123 से लेके ये जो 190 तक का जो जंप था वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ही हुआ है। उन्होंने कहा जी आटा 35 से 80 रुपये का हो गया, चीनी 55 से 120 की हो गई, और महंगाई करने वाला जो है वो पूछ रहा है कि महंगाई हो, वो महंगाई करने वाला कह रहा है कि महंगाई हो गई। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने कहा ये बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हुए हैं, जाते जाते मईशत को वेंटिलेटर पर डाल गए हैं। और हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा, एक और लतीफ़ा ये है कि ये कहते हैं कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट के नंबर जो हैं वो ब्लॉक कर दिए हैं। इसकी चीखें बता रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया है, जिस नंबर पर तुम फ़ोन कर रहे हो वो नंबर अब बदल चुका है। अब ये मुझे नहीं पता ये किस नंबर की बात कर रही है कि जो बदल गया है, कि आर्मी चीफ का नंबर पता नहीं बदल गया है या किसका नंबर बदल गया है। हाँ, अलबत्ता वैसे ये भी हो सकता है कि शायद ये कह रही हो कि पहले DGISI का नंबर जो था, ऑब्वियसली DGISI जो थे वो जनरल फैज़ थे, वो पेशावर जा चुके हैं, तो अब एक नए DGISI आ चुके हैं, शायद उनकी बात कर रही हो कि जी उनका नंबर ज़ाहिरी बात है बदल गया है। और तुम्हारी चीखें बता रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने तुम्हारा जो है वो नंबर ब्लॉक कर दिया है, और ये जब नंबर मिलाता है तो इसको आवाज़ आती है कि आपको मतलूबा सहूलत मुयस्सर नहीं, और ये अवाम में भी जब जाएगा तो अवाम भी कहेगी कि रॉन्ग नंबर है। और जब ये साजिश की बात करते हैं तो उस वक्त ये इत्तेहादियों की मिन्नतें क्यों कर रहे थे कि जी मेरी हुकूमत जो है वो ना गिराओ। और इलेक्शन कब होंगे ये नवाज शरीफ फैसला करेंगे, और लुबे लुबाब बस ये था। तो मैं, और उसके बाद हमजा शहबाज ने भी जो है वो तकरीर की। बाय द वे आज पाक सरजमीन पार्टी का भी जो है वो जलसा कराची के अंदर मुनक्किद किया गया। लुबे लुबाब इन चीज़ का ये था। अब इम्पॉर्टेंट एक बात, इम्पॉर्टेंट ख़बर जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जो अगले 48 घंटे में क्या होने जा रहा है, अगले 48 घंटे क्यों अहम हैं, जो मेरी नज़र में अगले 48 घंटे इसलिए अहम हैं कि फ़िलहाल मुस्लिम लीग नून ये फ़ैसला कर चुकी है कि पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी, फ़िलहाल नहीं बढ़ाई जाएंगी।
और अगले 48 घंटे में शहबाज शरीफ और इनकी पार्टी अपने इत्तेहादियों के साथ बैठ के ये फैसला करने जा रही है कि अगर तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी हैं तो फिर इसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ नून लीग जो है इसकी रिस्पॉन्सिबल हो, तमाम इत्तेहादियों को इसका बोझ इकट्ठे उठाना पड़ेगा, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और दीगर इत्तेहादी जमातें भी। और अगर वो इत्तेहादी जमातें ये बोझ उठाने को तैयार नहीं हैं तो फिर उसके बाद जो है बात अगले इलेक्शंस की ही होगी, और तब तक जो है वो फिर सिचुएशन क्लियर हो जानी है अगले 48 घंटे के अंदर। और फिलहाल तो ठीक है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी आज बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी फिलहाल हम पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ा रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया कि हमारे लिए इसको संभालना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। तो ये हकीकत है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो IMF वैसे ही आपसे क्योंकि डिमांड कर रहा है, और ये भी हकीकत है कि ये जो भी 10-10 रुपये का जो छक्का मारा गया था ये इमरान खान साहब की तरफ से मारा गया था। मैंने उस वक्त भी कहा था गलत फैसला है, ये आज वही गलत फैसला कंटिन्यू किए जा रहे हैं ये। और इनको पता है कि अगर ये हमने बढ़ाया, जो कि एक्चुअली अब 10-10 रुपये नहीं बढ़ेगा, अगर ये जंपे लगेंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतों की तो ये 40-40, 50-50 रुपये तक की लगेंगी। और तब आप सोचिए कि आपका पेट्रोल जो है वो 200 रुपये के आसपास पहुंचेगा या 225 रुपये के आसपास डीजल पहुंचेगा, तो आपकी क्या सूरत हाल होगी। और आपका डॉलर अगर 200 रुपये तक पहुंच रहा है तो आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि फिर आपके मुल्क की मैशत की क्या सूरत हाल होगी। तो ये चीज़ें जो हैं ये अगले 48 घंटे में काफ़ी हद तक क्लैरिटी ले आएंगी। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें कि आज के जितने जलसे थे, हुकूमत अगर जलसे करना शुरू कर दे, मुस्लिम लीग नून की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि वो पैनिक में है, इसका मतलब है कि वो इलेक्शन मोड के लिए खुद भी तैयार हो रही है। ऑपोजिशन का तो काम होता है जलसे करना, तो इमरान खान अगर जलसे कर रहे हैं तो ये तो समझ आती है, लेकिन अगर हुकूमत की भी जलसे करना शुरू हो जाए तो फिर इसका मतलब है कि वो भी पैनिक मोड के अंदर आ रही है। तो अभी तक इमरान खान साहब का बयानिया जो है, कुछ तज्जियाकार ये समझते हैं कि आहिस्ता 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 टायर आउट होता जाएगा, कुछ का ये कहना है कि नहीं ये एक्चुअली मजीद पीक के ऊपर जाएगा। आई थिंक इट्स टू अर्ली टू टेल। मेरा अपना तज्जिया ये है कि ये बहुत जल्दी है अभी ये बताना। मेरा ख्याल में अभी चंद दिन और चाहिए, चंद हफ्ते और चाहिए जिसमें क्लैरिटी आएगी। जिस तरह इन्होंने 20 मई के बाद की बात की हुई है इस्लामाबाद की, अगर तो ये प्रेशर ये हुकूमत बर्दाश्त कर लेती है और कुछ नहीं होता तो फिर तो कहानी ये लंबी चलेगी। लेकिन अगर ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाती और इस्टेब्लिशमेंट भी जो है इस मामले में मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होती, जो कि न्यूट्रल है, जो कि अभी भी न्यूट्रल है, जो कि अभी भी इस मौजूदा हुकूमत के लिए किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं दे रही, तो उसके बाद इस हुकूमत के लिए मज़ीद मामला चलाना जो है काफ़ी मुश्किल होता जाएगा, ये मैं समझता हूँ। तो हमें अभी इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। गर्मी बड़ी सख्त है, इंतहा की गर्मी है, सबके लिए सबके पसीने निकल गए आज। मतलब मैंने सबको देखा, सबके पसीने निकल गए आज। तो इस गर्मी के अंदर भी इतना क्राउड अगर आ रहा है तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना चार्ज हो चुका है इस वक्त पाकिस्तान का पॉलिटिकल सीन। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कल से इंशाल्लाह रेगुलर वीलॉग्स का सिलसिला दोबारा जारी रहेगा। माजरत इस 2 दिन के लिए, अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।